हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के प्रिंसिपल ग्रेड 1 के पेपर को। ग्रेड 1 एंड 2 बोलते हैं वैसे। ये पेपर में जो जीएस पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जीएस पार्ट में मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप शॉर्ट में आईसीटी के रूप में जानते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं। अब देखा है तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएस के 50 क्वेश्चन, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स हो, चाहे वो एमपीपीएससी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला हो, चाहे उसका एग्जाम हो, या इसके अलावा एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से डिस्कस करेंगे। तो ये एक अथेंटिक आंसर की है, तो आप इसको रिलाई ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर एमपीपीएससी ने इसका जो सही आंसर दिया है वो है सी, बीजागढ़, बड़वानी, अस्सीगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसमें देखिए तो बीजागढ़, बड़वानी, अस्सीगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका पश्चिमी सतपुड़ा में स्थित है। बाकी की बात करें तो सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी सतपुड़ा में नहीं है। यदि आप मध्य देश का मैप भी यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो लगभग इसी क्षेत्र में पड़ेगा, है ना। असीरगढ़ की जो किले हैं वो तो आपको पता होना चाहिए बुरहानपुर में है। बड़वानी तो बगल में बुरहानपुर से लगा हुआ है। तो देखा है तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी क्षेत्र में हैं। आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, डायरेक्शन की बात करें तो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये पश्चिम साइड में ही ये सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं। बाकियों की यदि हम बात करें तो जैसे गाविलगढ़ की पहाड़ी जो है ये तो चलो पश्चिम में है, यहीं पर मतलब बड़वानी के आसपास पड़ेगा। कालीभीत की पहाड़ियाँ भी चलो ठीक है इसी साइड में पड़ेगा, लेकिन गोंडवाने की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य देश के पूर्वी क्षेत्र में हैं। महादेव की पहाड़ियाँ आप जानते हैं, महादेव की पहाड़ियाँ तो चलो ठीक है बीच में होशंगाबाद के क्षेत्र पड़ेगा, है ना। लेकिन मैकाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो शुरुआत में है ना। मैकाल की पहाड़ियाँ जो अमरकंटक में है, आप जानते हैं यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा, सोन नदी और जोहिरा नदी का उद्गम भी होता है ना। राजपीपला की जो पहाड़ियाँ हैं तो बिल्कुल लास्ट में है, अलीराजपुर के डायरेक्शन में, तो चलो पश्चिम में है, लेकिन मैकाल इसमें पूर्व साइड में है, इसलिए ये गलत ऑप्शन आता है। डिंडोरी जो है ये भी आपके पूर्व साइड में है, मैकालपुर साइड में बैहर। तो कुल मिला के देखा है तो यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा, है ना। आइए डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि एमपीपीएससी 2023 के लिए हमारा प्रीलिम्स का बैच कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। आप इस बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, घर बैठे आप क्लासेस कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको दिया जाता है। हालांकि सजेस्ट हम यही करते हैं कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन क्लासेस का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा फ्री में। उस टेस्ट सीरीज़ में अभी एमपीपीएससी के जितने भी हाल ही में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कंपाइल्ड रहेंगे और इसके साथ में एडिशन में कुछ और क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ऑलरेडी 15 सितंबर से लॉन्च हो चुका है। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। हाँ, इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस है 2499 रुपये, 2499 रुपये। 2499 रुपये में ये बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी शायद पॉसिबिलिटी है कि इसकी फ़ीस 1599 हो जाएगी। हालांकि एक बार आप कॉल करके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, हालांकि ये बाइनरी रिपोर्ट होती है तो हर 2 साल में आती है। तो 2021 वाली ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से पूछा है। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। हालांकि एमपीपीएससी को प्रयास करना चाहिए था कि जब नई रिपोर्ट आ गई तो नई रिपोर्ट का पूछो, पुरानी का क्यों पूछ रहे हो। तो इसके हिसाब से ये आंसर है बी, 25.14%। 25.14% इसका सही है। तो यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा अपडेट करने की आवश्यकता है। हालांकि रिसेंट रिपोर्ट में भी इतने का ही डिस्कस किया गया है। एनीवे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। वेनगंगा नदी देखा है तो यहाँ पे जो वर्धा नदी है ना, उससे मिलने के बाद उसका नाम प्रणहिता हो जाता है। देखा है तो यहाँ पे वेनगंगा नदी जब वेनगंगा और वर्धा का जो कन्फ्लुएंस है बाद में जाके गोदावरी से मिल जाता है। तो ये किसका अपवाह तंत्र हो गया, गोदावरी का। एक और याद रखना, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर वो जगह है जहाँ से इसका उद्गम होता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और बाद में गोदावरी कहाँ मिल जाती है, जाके
बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है ना। हालांकि गोदावरी से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, देयर आर सो मेनी रिवर्स, लेकिन वीरगंगा नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जाके गोदावरी से ही मिलती है। तो तीसरे का सही आंसर हुआ बी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया यहाँ पे कथन और कारण दिए हुए हैं आपके सामने। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वेल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम भाग की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग यदि हम डिस्कस करें तो हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है ये उत्तर पश्चिम भाग है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा चंबल का रीजन है उसी को आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पे मोस्टली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं और रेवाइंस पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टीले जैसा होता है, तो बीहड़ के जंगल है ना, तो आप लोगों को पता होगा बीहड़। तो यहाँ पे देखा है तो ये वाला जो क्षेत्र है तो यहाँ पे कटीले वन और झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। अगला स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमोत्तर भाग है, ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सेमी एरिड रीजन है, मतलब यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है। मध्य प्रदेश के यदि हम कहें कि बारिश कहाँ ज़्यादा होती है तो आप देखोगे बालाघाट या इस क्षेत्र में यूजुअली बारिश ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ना, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, चलिए एनीवे तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, और ये स्पष्टीकरण भी सही बोला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? इस क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था अपने पहले वाले आंसर की में। इसका सही आंसर है तापीय। तो यहाँ पे क्या है? तापीय। अतिरिक्त तापीय क्या होता है? अतिरिक्त तापीय का मतलब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो बहुत में नहीं आता, थोड़ा सा ही है, मतलब थोड़ा सा जो एवरेज टेम्परेचर है नेशनल का उससे थोड़ी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? देखिए यदि आप मध्य प्रदेश का मैप प्रॉपर तरीके से देखोगे, जिसमें दिखाया गया प्रॉपर तरीके से कहाँ पे आमतौर पर जो कुएं हैं ज़्यादा हैं, कुएं का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपको दो क्षेत्र हैं जो इन ऑप्शंस के हिसाब से यदि आप देखोगे, दो क्षेत्र हैं। एक तो मालवा क्षेत्र में कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, बघेलखंड क्षेत्र में भी रीवा सतना के क्षेत्र में कंसंट्रेशन मिलता है, लेकिन मालवा क्षेत्र में कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर मालवा क्षेत्र को सही माना गया है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुरैना जिला में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? मुरैना जिले में फैला कैलारस क्षेत्र, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है चूना पत्थर। चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो पाथाखेड़ा कहाँ पे है? यह है बैतूल जिले में, पाथाखेड़ा माइंस। याद रखिएगा माइंस जरूर पता होना चाहिए, माइंस से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाते हैं, इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। अक्सर हर साल किसी न किसी माइन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप माइन वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हालांकि जो कुछ फेमस माइन है वो तो पता ही रहती है आप लोगों को, जैसे अगर गांव की बात करें जो कि आपके होशंगाबाद में है, जो कि टंगस्टन की माइन के लिए फेमस है, टंगस्टन गैस कोल फ्रॉम भी बोलते हैं। इसके अलावा कोयले के लिए सुहागपुर की माइन जो बड़ी फेमस है, जहाँ पे सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, जो कि आपके शहडोल में है। सिंगरौली की बात करें, वहाँ पे सबसे मोटी लेयर कोल की पाई गई है, 136 मीटर कोल की लेयर, तो वो भी आपके सिंगरौली में है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका जो कॉपर की माइन है मलाजखंड, जो कि आपके बालाघाट में है, भारवेली माइन है जो कि आपकी मैग्नीज के लिए है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण माइन है, पन्ना में हीरे खदाने हैं। तो माइंस के नाम भी हो सके तो आप याद रखें, बिकॉज माइंस के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपके सामने है। 9th में पूछा गया प्रोजेक्ट का नाम है बेसिन ऑफ लोकेशन बोला गया है। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, जरा मीट करते हैं। बाणसागर की बात करें, सोन नदी में है, सोन नदी मतलब रीवा जिले में है। इंदिरा सागर की बात करो, ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके किस जिले में? खंडवा में पड़ेगा। और इंदिरा सागर कहाँ पे है? इंदिरा सागर आपकी नर्मदा नदी में है। बड़ा ऑब्वियस बात है, इंदिरा सागर डैम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक सागर की बात करो तो ये कहाँ पे है? ये है वेनगंगा नदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, पूछा आता है एग्जाम में। तो सम्राट अशोक कहाँ पे है? अरे बाई मिस्टेक मैंने वेनगंगा बोल दिया। सम्राट अशोक बेसिकली आपका है हलाली नदी में, किसमें है? हलाली में है। और संजय सरोवर जो है ये है वेनगंगा में, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, संजय सरोवर जो है ये वेनगंगा में है, लेकिन सम्राट अशोक सागर जो है ये कहाँ पे? हलाली में है। सम्राट अशोक सागर डैम की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये भोपाल और रायसेन में बेसिकली सम्राट अशोक सागर का जो रिजर्वायर है वो है, तो कहाँ पे है? रायसेन और भोपाल के बीच में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जो सम्राट अशोक सागर डैम जो बना हुआ है, जो वॉल कॉन्स्ट्रक्ट है डैम की, वो बेसिकली पड़ता है कहाँ पे? विदिशा में। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट्स अ वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट कहाँ पड़ेगा, ये विदिशा में पड़ेगा। इसका डैम जो है, डैम की जो वॉल है वो विदिशा में है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है संजय सरोवर की, यदि हम बात करें संजय सरोवर कहाँ पे है, वेनगंगा नदी में है। और ये कौन से जिले में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके सिवनी जिले में। कहाँ पड़ेगा, सिवनी जिले में। सिवनी को मध्य देश का लखनऊ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सही आंसर क्या है इसका, सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजघाट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी में है राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, ये है बेतवा नदी में। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। देखो ये 91st अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2003 में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा था एग्जाम में। 91st अमेंडमेंट के द्वारा हमारे देश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसका लिमिट कर दिया गया था कि ऐसा नहीं कि मतलब कितने बना दो। अब ये लिमिट हो गया 15% का, कि 15% ज़्यादा नहीं हो सकते। एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये लोअर हाउस का काउंट करते हैं। ऐसे यदि केंद्र में देखोगे तो लोकसभा का 15% होना चाहिए, 543 जो मेंबर हैं लोकसभा में उसका 15% होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करो तो विधानसभा में 230 मेंबर हैं, तो यहाँ पे उसका 15% होना चाहिए। इस चीज़ को आपको समझना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है, जो एज ऑफ नाउ कुल मिला के 6 राज्य हैं। वैसे 7 का काउंट करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक बिल पास किया था कि हमारे यहाँ से इसको हटा दिया जाए, लेकिन वैसे उसको यदि हटा दें तो 6 बनते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, एक महाराष्ट्र है, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया। ओके, यहाँ पे आंध्र प्रदेश छूट गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। अच्छा 5 ही बचते हैं, पहले 6 थे लेकिन अब 5 बचते हैं। आंध्र प्रदेश को यदि आप हटा दो तो कैसे याद रख सकते हैं, UBMTK। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। यदि आंध्र प्रदेश भी कर दोगे तो यहाँ पे MA कर देना, MATK है ना, जो भी है। तो 15% एज ऑफ नो लिमिट बची हुई है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मतलब 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते, लोअर हाउस का, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये कितना है, 25 साल होना चाहिए। विधानसभा के लिए 25 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल है, विधान परिषद या राज्यसभा के लिए 30 साल है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल है ना। पंचायती राज सिस्टम के लिए कितना है, 21 साल है। सरपंच बनना चाहते हो तो 21 साल में आप बन सकते हो। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल लास्ट में हुआ था दिसंबर के टाइम में, और तभी 10वीं शुरुआत हो गई थी। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग, मध्य प्रदेश योजना आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, और इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1972। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं। अब थोड़ा सा ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन वैसे हो जाता है, हल्का सा गेस वर्किंग करनी है ऐसे क्वेश्चंस में, कभी कोई ऐसे आते हैं। तो इसमें सीमेंट की वस्क्यूल है, तो सीमेंट चूने के भंडार कहाँ होंगे, सीमेंट के लिए बस, बाकी लोहे, प्लास्टिक, सूती कपड़ा, इसका कोई मतलब नहीं। इसका सही आंसर केवल ए है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है। शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है, MPPSC ने इसका सही आंसर माना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेसिकली देखा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर, हर जगह में शक्कर उद्योग हैं, तो उस कंडीशन में उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन ही होगा। 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य देश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इसे इंग्लिश से बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। क्या होता है, इसमें होता है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रति 1000 में जितने बच्चों की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, है ना। प्रति एक वर्ष से कम उम्र के होने चाहिए। इन्फेंट का मतलब होता है 1 वर्ष से कम, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की कंडीशन इसमें काफ़ी ख़राब है, वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है पूरे देश में। हालांकि एक और होता है टर्म MMR, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, इसे बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। तो मातृत्व मृत्यु दर में प्रति 1 लाख में होता है, प्रति 1 लाख आबादी में, प्रति 1 लाख माताओं में जितनी माताओं की मृत्यु प्रसव के उपरांत हो जाती है उन्हें बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। उसमें भी मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है।
इन दोनों में इंडिकेटर में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है पूरे देश का, वो है केरला। तो केरला का हेल्थ इंडिकेटर में वैसे भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो यहाँ पे है 41.3, 2019-21 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसके हिसाब से। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? और इसका सही आंसर है, यह है डॉक्टर पट्टाभी सरमैया। पट्टाभी सरमैया को आप जानते होंगे, इनके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया था कि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, 1939 में, यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें यह था कि अध्यक्ष इसे बनाया जाए। तो 1938 के सेशन में, हरिपुर सेशन में ऑलरेडी सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं वो अध्यक्ष बने गए थे। 1939 में पट्टाभी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में इलेक्शन के लिए फाइट हुई। गांधी जी ने पट्टाभी को सपोर्ट किया था और कहा भी था कि पट्टाभी की हार गांधी की हार है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिता दिया। और उसके बाद गांधी जी और नेताजी में मतभेद हुए और फाइनली नेताजी ने रिजाइन कर दिया था। तो ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ है? त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी जो है आपके जौनपुर में है। त्रिपुरी जौनपुर को ही कहते थे। तो इसके बाद में जब नेताजी ने रिजाइन किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यपाल के बारे में स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर पट्टाभी सरमैया ने। हालांकि राज्यपाल के पास इस समय काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा किसी भी जगह यदि केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग होती हैं तो वहाँ पर जो राज्य में रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, तो अक्सर देखने को मिलता है राज्यपाल के थ्रू, है ना। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है क्रिस्टल आईटी पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इंदौर में है। आपका जो भंवर कुआं, यदि आप इंदौर में रहते हैं तो भंवर कुआं से बिल्कुल पास में ही है ना, तो यह आपका इंदौर में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने जो सही आंसर माना है वो है डी, उत्तर प्रदेश का 740। बाकी यहाँ पे इन्होंने सही माने हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट फिर भी 2001 के आंकड़े नहीं पूछना चाहिए था, आप 2011 का पूछ लेते यार, मतलब कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था, बिकॉज इतना पुराने क्वेश्चन पूछने का कोई तुक नहीं बनता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और इसका सही आंसर है डेनिस फ्रांसिस्को, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा है हेलमंद नदी विवाद, किन दो देशों के से संबंधित है? हेलमंद नदी कहाँ पे है? ये बेसिकली पड़ेगी ईरान में, और ये जो विवाद है ये किसके बीच में है? ये बेसिकली अफगानिस्तान और ईरान के बीच में है ना। चलिए, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? पहली महिला कबड्डी लीग, है ना, और ये जीता है किसने? इट वॉज वन बाई उमा कोलकाता। इस क्वेश्चन को पहले भी हमने कराया था। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और भी है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लॉन्च हो चुका है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, है ना। वो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वो पार्ट ए पोर्शन के लॉन्च हुआ है। तो पार्ट ए में पूरी थ्योरी कवर कराई जाएगी 5 यूनिट्स, उसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज भी होगा, और कंप्लीटली सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलेगी, है ना। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किस राज्य ने जीता है? 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप मेल का, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने खिताब जीता है। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? फीफा 2023 रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो है बी, 99वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य से किस जिले से प्रारंभ की गई? तो मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना शुरुआत की गई कहां से? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द हरदा डिस्ट्रिक्ट, हरदा जिले से शुरू की गई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? 125 फीट ऊंची प्रतिमा, यह है आपके तेलंगाना में। अगला प्रश्न आपके लिए, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे? तो बेसिकली इस आंसर में जो दिया है वो दिया है 4। हालांकि हम लोगों ने जो देखा था उसमें 6 दिया हुआ था, 2 और बाद में ऐड किए गए थे, शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया है इसमें। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया अपने मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये है अपने उज्जैन में। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना इंटरफेस की, किस लेयर पर किया जाता है? और ये किया जाता है आपके
फिजिकल लेयर पे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है, स्थिर एल्गोरिदम पूछा जा रहा है, और इसका सही आंसर है आपका काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट यहाँ पर एमपीएससी ने इसको सही माना है। 32 का हुआ डी। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो ये है उपरोक्त सभी, जिसमें आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, संस्था का ढांचा होना चाहिए, आईसीटी साक्षरता नागरिक होना चाहिए, मतलब लिटरेसी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, डिजिटल लिटरेसी आप कह सकते हो इसको। अगला एक प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? देखो इसमें इस पेपर में आईसीटी क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मतलब डिफिकल्ट मतलब हद से ज़्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके रीच में थे। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 33 वाला, 32 वाला क्वेश्चन, आप 32 वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, 31 फर्स्ट भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। जैसे ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? अब ई प्रोक्योरमेंट किसका होता है? प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, ऑब्वियस सी बात है। तो उस कंडीशन में ये किसका एग्जाम्पल होगा? सरकार प्रोक्योर करती है किससे? व्यापारियों से, तो सरकार से व्यापार हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के रिप्लाई किया जा सकते हैं। वैसे इन चीज़ों को मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? अब HTML वेब पेज है तो उसको प्रस्तुत करने का काम कौन करेगा? उसको प्रस्तुत करने का काम कौन करेगा? ऑब्वियस मतलब ब्राउजर करेगा, वेब ब्राउजर के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा, तो बड़ा ऑब्वियस इसका सही आंसर वेब ब्राउजर हो गया। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP पोर्ट नंबर कितने पोर्ट नंबर संचालित होता है? अब हाँ, इसको जरूर थोड़ी SMTP के बारे में लोग कम पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 25। अगला प्रश्न आपके सामने, उपभोक्ताओं के बीच सूचना है वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। अभी क्या कहलाएगा? उपभोक्ताओं के बीच हो रहा है, मतलब जैसे OLX में आप पुराना सामान बेचते हो, सामला पुराना सामान आपको खरीद देता है, तो ले दे के देखा जाए तो यहाँ पे कस्टमर और कस्टमर के बीच में ही पूरा सारा काम होता है। हाँ, बेसिकली इंटरफेस जरूर मिलता है, लेकिन जो लेन देन होता है वो कस्टमर टू कस्टमर होता है। मतलब जो ये मॉडल होता है इसमें होता है लेन देन किसके किसके बीच में हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट और बिजनेस क्या बीच में होता है, यहाँ पे कस्टमर दोनों कस्टमर हैं, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी, कोई बिजनेस एंटिटी तो होती नहीं है। जैसे OLX की बात करें, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राइव्स मॉडल नहीं है? ऑनलाइन राइव्स मॉडल नहीं है, नहीं ये पूछा गया है। तो देखा तो यहाँ पे सारे के सारे ही ऑनलाइन राइव्स मॉडल में आते हैं, जैसे CPC। तो कास्ट पर क्लिक होता है, इसे बोलते हैं। जो आप यूट्यूबिंग यदि करते होंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया होगी। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं कास्ट पर क्लिक। तो कास्ट पर क्लिक जो है यूट्यूब में टर्म इस्तेमाल किया जाता है CPC। तो कास्ट पर क्लिक भी है, कास्ट पर एक्शन भी है, और एक होता है कास्ट पर मिले। पर मिले क्या होता है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। मिले मतलब होता है 1000। मिलियन नहीं समझ लेना, मिले मतलब 1000, मतलब प्रति 1000 व्यूज़ पे जितना कास्ट लगता है। जैसे कोई एड रन होता है ना, तो प्रति 1000 पे कितना कास्ट लगा है, आपको कितना पैसा मिला है, वो दिखता है एक्चुअली प्रॉपर तरीके से आप एनालिटिक्स देखते हो, है ना। तो कुल मिला के तीनों इसमें आएंगे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, 38 का सही आंसर हुआ डी। मैन इन द मिडल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? मैन इन द मिडल अटैक, तो इसका सही आंसर है ये है बी, डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम में। डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम में मैन इन द मिडल अटैक। डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा। 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? 8 क्वीन प्रॉब्लम, तो इसमें सही आंसर दिया है वो है हिल क्लाइंबिंग सर्च। हिल क्लाइंबिंग सर्च में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन हो गए, 41 क्वेश्चन में चलते हैं। 3री शताब्दी ईस्वी में बोधिवंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? बोधिवंशी राजाओं की बात कर रहे हैं, ये त्रिपुरी क्षेत्र था बोधिवंशियों का। अगला त्रिपुरी मतलब जौनपुर के आसपास का रीजन, महाकौशल का क्षेत्र जो है अपना बोलते हैं। बुंदेला विद्रोह के नायक हैं हीरापुर के राजा हृदय शाह लिखा है इसमें, हृदय शाह बिंदुला कई बार मिलता है। किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में गिरफ्तार किए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ये है लॉर्ड एलनबरो। उस समय गवर्नर जनरल एलनबरो हुआ करते थे। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन, और इसका सही आंसर है ये है इनमें से कोई नहीं। तो 43rd का MPPSC के हिसाब से है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो दैट्स न्यू वन। जंगल सत्याग्रह मध्य से किस जिले में हुआ? अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जंगल सत्याग्रह, और MPPSC ने इसका सही आंसर माना है वो है
डी, उपरोक्त में से, अच्छा 44th का सही आंसर माना है डी। इस क्वेश्चन में वैसे डिस्प्यूट है क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिवनी को सही टिक किया था और जंगल सत्याग्रह के बारे में सिवनी लिखा मिलता है वैसे दिखाया तो किताबों में। तो उस कंडीशन में हालांकि बाद में जो हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर देखा उसमें एक जर्नल है जिसमें रूल ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह इन इंडियन इंडिपेंडेंस डिस्कस किया गया है। इस जर्नल की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। लिखा हुआ है कि 26 अप्रैल को यावतमाल डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस कंडीशन में देखा है तो यहाँ पे यदि इस चीज़ को माने तो फिर उस कंडीशन में यावतमाल डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है। हालांकि बहुत सारी किताबों में जो इन जनरल किताबें होती हैं तो वहाँ पे सिवनी का ही जिक्र मिलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे सिवनी को सही आंसर दे दिया जा सकता था, बट एनीवे दैट्स फाइन। एमपीपीएससी अब क्या करती है, हालांकि हम लोग डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे इसमें, आप लोग भी करिएगा, देखते हैं एमपीपीएससी इसमें क्या एक्शन लेती है। लेट्स सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम साहा ने किया था। संस्कृत काव्य साहित्य की रचना की बात की जा रही है और इसका सही आंसर दिया है बी, मतलब रस रत्नमाला है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। कालूजी महाराज का मेला बड़ा फेमस मेला है और ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। सास बहु मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है आपका दैट इज ए मतलब महिपाल। महिपाल के शासनकाल में हुआ सास बहु मंदिर का निर्माण कंप्लीट हुआ है। अगला, अगर ये जनजाति अपने किस कार्य के लिए जानी जाती है, तो अगर ये जनजाति लौह शिल्प कला के लिए जानी जाती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। उस्ताद हाफिज़ अली खां एक प्रसिद्ध क्या थे। उस्ताद हाफिज़ अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है, तो हीड़ गायन की जो प्रथा है वो आपके मालवांचल में है ना। 13 हमारे 50 क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था, दैट वाज प्रीटी गुड स्टैंडर्ड। इसमें सास बहु मंदिर के बारे में थोड़ा डिस्कस और भी करेंगे कि यहाँ पे राजा जो महिपाल थे कच्छप घाट वंश के थे और जो शैली इस्तेमाल की गई थी वो थी भूमिजा शैली। मैं भूमिजा शैली के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज एमपीपीएससी मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि 3 नंबर क्वेश्चन आया था, बट ये पता होना चाहिए भूमिजा शैली क्या है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सास बहु मंदिर का जो निर्माण है भूमिजा शैली से इसका निर्माण करवाया गया था। तो चलो डिस्कशन का बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। जो फ्रेंड्स भी एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स का बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस होंगी, चूँकि अभी बहुत सारी फ्री क्लासेस दी जाएंगी प्रॉपर तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। इससे पिछले लगभग 20 क्वेश्चन पेपर जो पिछले 2 साल में हुए हैं अभी, चूँकि बहुत सारे पेपर हुए, डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके अलावा वेटनरी सर्जन का भी एग्जाम हुआ। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो सारे क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं चैप्टर वाइज, उसको कंपाइल करके वहाँ पे उसकी क्लासेस दी जाती हैं और इसके अलावा उसका पीडीएफ भी शेयर किया जाता है। तो उसको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव वन फुल एट कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।